बातचीत हो रही है। पहले आदरणीय ममता बनर्जी जी साथ थी उस समय, तब भी लंबे समय तक आपसे बातचीत हुई है। और आज क्योंकि चुनाव का आखिरी दिन है, फर्स्ट फेज के प्रचार का आखिरी दिन है और 5 बजे से पहले हमें अपना घोषणा पत्र भी जारी करना है। मुझे याद है कि जब 2012 का समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और सरकार बनने के बाद उस समय जो जो चीजें घोषणा पत्र में थीं, किस विभाग से वो पूरी हो सकती हैं, बाकायदा हर प्रमुख सचिव को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज करके और माननीय मंत्री जितने भी थे उनकी जानकारी में ला करके घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया गया था। 12 से 17 में कई ऐसी चीजें जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने काम कर करके दिखाया और बड़े बड़े काम करके दिखाए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। इसलिए बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कुछ जरूरी जो चीजें हैं वो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही जरूरी हैं। उनको मैं शुरुआती समय से ही पढ़ना चाहूंगा। समय समय पर कई घोषणाएं की गई हैं, वो तो शामिल होंगी, वो हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में। लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और डिटेल में वो सब बिंदु इस बड़ी किताब में है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर वार, चौथा बिंदु, सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके।
महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग, रेजोल्यूशन एवं इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। 10वां पॉइंट, समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचेगा। 11वां पॉइंट, समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब श्रमिकों, राजगिरों, बेघरों को सब्सिडी दर पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। 12वां पॉइंट, डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। यह राज्य के भीतर एवं बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी। 13वां पॉइंट, कारीगरों एवं श्रमिक पेंशन 18,000 रुपए सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी, कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मदद की जाएगी। कानून व्यवस्था 14वां पॉइंट, हालांकि यहाँ तो एक ही लाइन में पढ़ रहा हूं, लेकिन जब दूसरे डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में चीजें हैं कि क्या क्या समाजवादी सरकार बनने पर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्वेलेंस की व्यवस्था 1 साल के भीतर सभी गांवों एवं कस्बों में की जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए इन्हें डायल 100 जो 112 से लिंक किया जाएगा। यूपी डायल 100 जो 112 है, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है, को दोबारा तकनीक से जोड़ करके सशक्त किया जाएगा, ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके और कोशिश होगी कि 15 मिनट से भी कम हो जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों में तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करेगी। शिक्षा 15वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। हर जिलों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। 16वां पॉइंट, लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा 17वां पॉइंट, कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूद बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। 18वां पॉइंट, एमएसएमई के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी, ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों व शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मटेरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। उद्योग 19th पॉइंट, सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम। अभी तक तो ये होता था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लेकिन वो कई बार उसके परिणाम अच्छे नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर
सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम सभी मौजूदा एवं नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20वां पॉइंट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को आरसी से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सभी गांवों एवं शहरों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा। शहरी आवास, शहरी विकास विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्त संगत बनाने के लिए एमनेस्ट स्कीम को बुलाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का कल्याण 22वां पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। क्योंकि ये 22 पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने पढ़ दिए, इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं मैं केवल कुछ पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र होगा। वर्तमान बजट का 3 गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा। इसमें और भी बिंदु है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा हूं। किसान बाजार नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पास प्रत्येक 10 किलोमीटर के भीतर एक बाजार हो। सभी जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके। सभी मंडलों में स्थानीय फसलों के लिए विशिष्ट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में निर्यात उन्मुख फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट विलेज क्लस्टर पूरे राज्य में स्थापित किए जाएंगे, जो स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे। इरिगेशन, फुटप्रिंट ट्यूबवेल और नहर नेटवर्क के जरिए पूरे राज्य में सिंचाई सुविधा को 100% विस्तार किया जाएगा। कामधेनु योजना जो पिछली सरकार में शुरू हुई थी, इस सरकार में कामधेनु योजना को ठप कर दिया गया, बंद करा दी गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनने के बाद कामधेनु योजना पशुपालन के लिए दोबारा शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ पिछली बार यह तय किया गया था कि गाय के दूध के लिए अगर ज्यादा भी पैसा देना पड़े, 3 रुपए या 4 रुपए भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो सरकार की तरफ से वो व्यवस्था की जाएगी। रूरल एग्रीकल्चर हब्स की उच्च स्तरीय तकनीक से लैस किया जाएगा। सभी प्रमुख एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिसर्च, जांच और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एग्रोटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसान आय और कल्याण आयोग किसानों की आय में सुधार और सर्वेक्षण के लिए वार्षिक आधार पर अपनी सिफारिश देगा। यह आयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों के लिए लिविंग वेज स्कीम को विकसित करेगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम को क्रियान्वित कर भूमि विवाद संबंधी मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। महिला लाभार्थियों के मामलों में परिवारजनों, रक्त संबंधियों के लिए कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाकर 2% किया जाएगा। स्मार्ट किसान सहायक योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को कृषि विस्तार सेवा प्रदाताओं प्रशिक्षित और नियोजित किया जाएगा ताकि राज्य में सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकास हो सके।
युवा और रोजगार, इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं। राज्य शिक्षा नीति के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। सैनिक स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों में खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों के कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास परियोजना प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। बहुत डिटेल में है चीजें इसमें। विकास का इंजन समाजवादी पार्टी सरकार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी और इसे विकास के इंजन में रूप में बदलेगी ताकि राज्य में 2027 तक 1 करोड़ नौकरियों का सृजन हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में भी बहुत सी डिटेल चीजें हैं। सभी जिला अस्पतालों में सुविधाओं और सेवाओं का उच्चीकरण ताकि यूपी की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों को भरोसा बढ़ सके। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जिला अस्पताल जो पुराने बने हुए थे उन जिला अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है। इसलिए अगर पुराने जिला अस्पतालों को नए तरीके से बना करके भी तैयार करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार बनने पर उन जिला अस्पतालों का उच्चीकरण किया जाएगा। सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। सभी मंडल कस्बों में नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित और संवर्धित किया जाएगा। सभी पीएससी, सीएससी पर ऑनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श और सामान्य चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को आईटी आधारित तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा ताकि रिस्पांस समय 15 मिनट से कम हो सके। इससे नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस बढ़ाई जाएंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिशन के तहत 2027 तक 12वीं कक्षा तक 100% साक्षरता दर के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर बजट को वर्तमान आवंटन से 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का लगभग 6% तक खर्च किया जा सके। सभी स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा। विश्वविद्यालय की सीटों पर 2 गुना वृद्धि की जाएगी। एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पर्यावरण शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य। सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी के मन में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा हो सके। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को मैं पढ़ चुका हूँ पहले। स्टेट एजुकेशन फंड एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को रियायती छात्र ऋण प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा कोष बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का परिश्रम बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षा प्रबंधन संवर्ग को दक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त
बनाने के लिए नए तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा। विशेष पारिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह, बीटीसी, बेरोजगार शिक्षक, 108, 102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम रसोइया की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 5,000 रुपए की लिमिट के साथ शुरू किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की जाएगी। कारीगर कर्मचारी पेंशन वृद्ध महिलाएं, पुरुषों और विकलांगों की प्रतिवर्ष 18,000 रुपए प्रदान की जाएगी। गेहूं, चावल, दाल और खाना पकाने के तेल के मुफ्त वितरण के लिए अंत्योदय योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। कॉल सेंटर और वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। इन वृद्धाश्रमों को प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित किया जाएगा एवं रहने वाले नागरिकों को घर जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी। लैपटॉप वितरण में लड़कियों को 50% प्रतिनिधित्व, राज्य भर से 12वीं कक्षा पास करने वाली बेटियों के लैपटॉप वितरण योजना में 50% प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिया जाएगा। हौसला पोषण मिशन, गर्भवती महिलाएं और कुपोषित बच्चों के लिए मिशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान, ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण किया जा सके। पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, महिलाएं पुलिस बल में जो पुलिस का है पूरा का पूरा एकदम अलग से एक विंग बनाई जाएगी। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 15,000 रुपए बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्रसव के समय दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन को वैधानिक अधिकार बनाया जाए। इस कानून के तहत महिलाओं को भी उनके पुरुष समकक्षों के समान वेतन मिलेगा। समाजवादी सरकार नौकरियों और आरक्षण की रक्षा के लिए राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठन और पुनर्निवेश किया जाएगा। राज्य कानून व्यवस्था नीति 2022 के द्वारा मजबूत, उदार और उत्तरदायी पुलिस प्रणाली विकसित की जाएगी। यह अधिक मानवीय और जनता के अनुकूल वातावरण के उत्कर्ष पैदा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य के सभी पुलिस थानों में सुविधाएं और सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि पुलिस का मनोबल बढ़े और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए सभी जिलों में साइबर यूनिट स्थापित की जाएगी। पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि महिलाओं की स्वतंत्र वुमेन पुलिस यूनिट स्थापित की जा सके। कई और भी पॉइंट हैं कानून व्यवस्था को लेकर। पुलिस कर्मियों को उनके निवास स्थल के निकट नियुक्ति की मांग होने पर उन्हें जनपद के बगल के मंडल में यथासंभव नियुक्त किया जाएगा। मकान किराया भत्ता की समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। सप्ताह में एक दिन सभी पुलिसकर्मियों को अवकाश सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रमोशन के लिए खाली पड़े पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाएगी। 112 की गाड़ियां बढ़ाएंगे, जिससे रिस्पांस टाइम और कम हो सके।
4-5 मिनट में ही पुलिस पहुंचना संभव हो। पुलिस लाइनों में जर्जर आवासों के स्थान पर नवीन भवनों का निर्माण अथवा मरम्मत की जाएगी। और भी डिटेल पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सीएम जन सुरक्षा सेल का गठन किया जाएगा ताकि अपराध के बारे में शीघ्र पता लगाकर तत्काल न्याय सुनिश्चित किया जा सके। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों एवं तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। इधर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, पुलिस मनचाहा वसूली कर रही है। हम संकल्पबद्ध हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क समयबद्ध तरीके से तैयार कर जनता को समर्पित करेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में आने के लिए प्रदेश के किसी कोने से 5-5.5 घंटे से ज्यादा किसी को समय न लगे। लखनऊ में 5-5.5 घंटे में आ सके, इस तरह का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाने की काम किया जाएगा। 2024 तक सभी जिलों में 4 लेन सड़क नेटवर्क और जिला मुख्यालयों के साथ कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। जब से समाजवादी सरकार गई है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन हाईवे जो बनाए गए थे जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए, उस काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया। सभी गांवों की सड़कों को जोड़ा जाएगा और आंतरिक गांव की सड़कों को आरसीसी से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में समस्त गांवों में साइकिल हाईवे के नेटवर्क या साइकिल चलाने की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल, वायु और ऊर्जा के संतुलित मिश्रण के साथ उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन के आत्म बढ़ाया जाएगा। एग्रीकल्चर वेस्ट और सॉलिड वेस्ट से बिजली उत्पादन इकाइयों की स्थापना गांव के समूह में की जाएगी ताकि किसान पराली जलाने से बच सके, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ ही ठोस अपशिष्ट का निपटान होगा और इससे उत्पन्न बिजली क्लस्टर समुदाय के लिए मुफ्त होगी। कई जगह उत्तर प्रदेश में पहले भी बनी, 2-3 जिलों में इस तरह का है जहां एग्रीकल्चर वेस्ट से और सॉलिड वेस्ट से बिजली बन रही है। इस सरकार ने जो उनकी मांग थी बिजली की दर वो भी कम कर दी। जितनी ईमानदारी से उन्हें चलाना चाहिए नहीं चला पा रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अलग से पॉलिसी ला करके कि किसानों के ऊपर संकट ना आए, इस तरह का काम करेगी सरकार। पराली वगैरह जलाने में या सॉलिड वेस्ट से बिजली बन सके। एमएसएमई नीति 2022 राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और इंस्पेक्टर राज के उत्पीड़न को समाप्त कर अनुमतियां लाइसेंस के समयबद्ध ऑनलाइन नवीनीकरण का सुनिश्चित कराएगी। टाइम बाउंड सिंगल विंडो एवं सिंगल रूफ क्लियरेंस, इस नीति के तहत नई एवं पुरानी इकाइयों को सुनिश्चित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को एक मुफ्त भुगतान विकल्प के साथ फ्री होल्ड बनाया जाएगा। माइक्रो सेक्टर को लिक्विफाइड किया जाएगा और एक विशेष माइक्रो एंटरप्राइज सेल बनाया जाएगा ताकि सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। हाईटेक स्पेशल एक्सपोर्ट जोन कृषि और हस्तशिल्प व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण औद्योगिक हब स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित कराने के लिए पिछड़े जिलों में विकसित की जाएंगे। कांच अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि स्थिति इकाइयों वैश्विक प्रौद्योगिकी के इनपुट मिल सके और निर्यात बाजार में सफलता हासिल कर सकें। फिरोजाबाद में ग्लास सिटी बनाई जाएगी जिसमें अगर सरकार से भी सुविधा देने के लिए बिजली या और सुविधाएं देने की जरूरत पड़ेगी तो दी जाएगी, जिससे ग्लास सिटी वहां पर नहीं बन सके। स्वच्छ पेयजल मिशन 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले सभी प्रमुख शहरों में 24/7 जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और अन्य सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को साल 2024 तक परिचालित किया जाएगा।
आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हिंडन, गाजियाबाद, मथुरा और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर 2 नई ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित की जाएंगी। सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। चैंपियन इंडस्ट्री राज्य भर में समान विकास के लिए हर संभाग में स्थापित की जाएगी। व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। व्यापारी हेल्पलाइन, व्यापारी बंधु की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए व्यापारी की सुरक्षा कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश रिवर मिशन, उत्तर प्रदेश की नदियों और प्राकृतिक धाराओं को पुनरुद्धार के लिए इस मिशन को संचालित किया जाएगा। जल ग्रहण बेसिन एवं नदियों में गिरने वाले गैस, परिकृषित सीवेज और कचरे के प्रवाह को रोककर सभी नदियों को स्वच्छ बनाया जाएगा। सूख चुकी नदियां और जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नदियों के किनारे बसे समुदायों के निवास के लिए विशेष आवास योजना लाई जाएगी। पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना होती है। एसोसिएशन की साल 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी सरकार की प्रोग्रेसिव टूरिज्म पॉलिसी के कारण टूरिज्म सेक्टर में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला था एवं इसी अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी उत्तर प्रदेश में आया था। समाजवादी पार्टी सरकार सभी नागरिकों, विशेषकर महिला अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पालन करेगी। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बड़े शहरों में अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी। देश की सीमाओं में रक्षा कर रहे सैनिक परिवारों एवं उनकी जमीनों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। मीडिया कर्मी और जमीनी स्तर के पत्रकारों के कल्याण के लिए राज्य आधारित मीडिया पॉलिसी लाई जाएगी। स्थानीय मीडिया कर्मियों के डिजिटल एवं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए सभी तहसील कस्बों में मीडिया सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। और समय समय पे जो कहा गया था, इसमें बहुत और भी चीजें डिटेल में है, क्योंकि जिस तरीके से कहा पहले भी संकल्प में बताया गया था कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा देकर के 22 लाख अच्छी नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी जितने भी पद हैं, अभी जो जानकारी है वो लगभग 11 लाख पद हैं जो खाली हैं। उन सभी पदों को भरा जाएगा सरकारी नौकरी। साथ ही साथ फौज की भर्ती जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है, पुलिस में बड़े पैमाने पे भर्ती, और अगर पर्यावरण और नदियों और तालाबों को, जो बड़े बड़े तालाब हैं, नदियां हैं, या फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए ग्रीन फोर्स की अगर बनानी पड़ेगी, ग्रीन फोर्स, तो वो भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी सरकारी ऑफिसेज हैं और शहर में बहुत सारी जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक या शहर हमारा कंजेस्टेड दिखता है, जो हमारे शहर हैं उनको कैसे डीकंजेस्ट किया जाए, शहरों को डीकंजेस्ट करने के लिए पॉलिसी ला करके काम होगा। चाहे वहां पार्क बनाने पड़े या रिवर फ्रंट बनाने पड़े, उस तरीके से किया जाएगा। वहीं अलग अलग समय पर समाज के लोग मिलने आए, जैसे निषाद और केवट समाज के लोग, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं या जो उनका व्यवसाय है या जिस तरह का वो काम करते हैं, तो उसके लिए कॉर्पोरेशन बना करके, और उन्हें अगर वित्तीय सहायता भी देनी पड़ेगी 200-300 करोड़ के लिए, जिसमें कि अगर वो नाव खरीदना चाहें या और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहें तो उसका भी वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ विश्वकर्मा समाज के लोग भी जगह जगह काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसका भी कॉर्पोरेशन बना करके वित्तीय सहायता देकर, जिसमें वित्तीय सहायता हो सकता है 100-200 करोड़ भी देनी पड़े, दे करके उस कॉर्पोरेशन से उससे जुड़े हुए लोगों को काम और रोजगार से जोड़ा जाए। बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी,
हाँ अखिलेश जी, हमारे घोषणा पत्र में है कि उनके ऊपर जो कर्ज होगा उस कर्ज को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए पॉलिसी लेकर के। अखिलेश जी एक सवाल। अक्सर लोन लेते हैं किसान, फिर लोन आ जाता है, सरकार माफ करती है, फिर लोन ले लेती है। इसलिए पॉलिसी के तहत वो कर्ज मुक्त कैसे किसान रह सके उस दिशा में काम करेंगे। अखिलेश जी एक सवाल इधर से, ये आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बजट रिलीज किया, वो मैनिफेस्टो रिलीज किया है। आपके जो 22 मेन पॉइंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री, सारे गवर्नमेंट पेंशन को रिवाइव करना, गवर्नमेंट वैकेंसीज को भरना, मेरा सवाल है कि जो स्टेट का बजट है वो हमेशा डेफिसिट में रहता है, तो इसको वो कह रहे हैं कि ये बड़ा पॉपुलिस्ट टाइप का आपने मैनिफेस्टो किया है और वादे हैं, वादों का क्या है? किसने कहा? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा पॉपुलिस्ट बजट है, हमारा जो मैनिफेस्टो रियलिस्टिक मैनिफेस्टो है, और समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है दैट इज पॉपुलिस्ट मैनिफेस्टो। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो गल्प पत्र है। गल्प पत्र है, वो हिंदी के अच्छा शब्द इस्तेमाल कर दिया, मैंने भी आज ही सीखा। जो केवल पूरी कल्पना करता है वो है कल्पत्र। यस, गल्प। अरे अखिलेश जी, हाँ, इमेजिनरी, जो केवल दिखावा देता, धोखा कर देता है। जी सर, आगे आप बता रहे हैं। और जो बीजेपी ने कहा है उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने तैयारी कर करके, और तैयारी के साथ साथ उस पर वित्तीय कितना पैसा भार पड़ेगा वो सब बातें कही गई हैं और लिखी हैं। हम लोगों ने बाकायदा उसको कैलकुलेट किया है। जो सरकार को पहले चलाए हैं, जो वित्त विभाग के जानकार हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लेकर के, और जैसे पुरानी पेंशन जब बहाल की गई उनके सभी संगठन के लोगों से अलग अलग समय पे बात हुई, वित्त विभाग की जो जानकारी रखते हैं और जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, उनके बीच में चर्चा होने के बाद ही निर्णय लिया है। तो 50,000 करोड़ से ज्यादा की स्कीम नहीं बनती साल की, और यूपी का बजट 6 लाख करोड़ का है। अगर समाजवादियों ने कहा है ये बात, तो जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली कहा समाजवादी सरकार पार्टी ने, उसी समय बीजेपी ने कहा कि हम किसानों के लिए 50% माफ कर देंगे बिजली का बिल। तो वो कहां से कर रहे थे? जैसे फ्री फर्टिलाइजर देना है, तो उसका कैलकुलेशन जो आ रहा है फ्री फर्टिलाइजर का, वो 3,750 करोड़ आता है। अगर फ्री एलपीजी जो सिलेंडर देना है हमें, उसका कैलकुलेशन लगभग 3,250 करोड़ आ रहा है। जो फार्मर रिवॉल्विंग फंड बना रहे हैं, क्योंकि किसान कभी धरने पर, आंदोलन पे ना बैठे, अक्सर चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पाती हैं, कई बार किसान के ऊपर संकट आ जाता है, बेमौसम बारिश हो जाए, कोई और कारण हो जाए जिससे परेशानी में चला जाता है, कहां से मदद हो, इसलिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ रुपए का। 10,000 करोड़ का फार्मर रिवॉल्विंग फंड है जो किसानों की मदद करेगा। और समाजवादी कैंटीन के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, 3,000 करोड़ साल का है। जहां ये अन्ना जानवर, छुट्टा जानवर और गाय सेवा के लिए और एक लोगों को हटाना भगाना, आज भी जब अखबार उठा करके मैंने देखा तो एक वृद्ध जो बुजुर्ग थे, सांड से ने टक्कर मार दी, वो मर गए मैनपुरी में। आज ही खबर है, पूरे देश में उठा लो, अगर सांड की वजह से सबसे ज्यादा कहीं जान जा रही है तो उत्तर प्रदेश में जा रही है। तो मैंने याद करो क्या कहा था कि सांड की टक्कर से, या सांड जो उनको मारे, 5 लाख रुपए उस परिवार की मदद करेंगे, और साथ ही साथ गौ सेवा के लिए और जो गौशाला बनाई है उसको और बेहतर कैसे चला सकें उसके लिए पॉलिसी लेकर के आएंगे।
देखिए, इस एमएसपी देने के लिए खरीद केंद्र, मंडी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिना बनाए संभव नहीं है। इस सरकार ने मंडियां बर्बाद कर दी। सब मंडियों का जो काम शुरू हुआ था वो बंद कर दिया। धान हो, आज मैंने सुना है कि धान के लिए कुछ कह रहे थे कि धान खरीदोगी। 5 साल इन्होंने धान नहीं खरीदा, किसी किसान का धान नहीं खरीदा। जैसे मैं धान के लिए खरीद के केंद्र बने और जो कुछ भी नुकसान हो सरकार व्यय करे उसको। एमएसपी दिलाने की काम समाजवादी सरकार में होगा। देखिए, उन्होंने पूरा किया नहीं, उन्होंने अपना संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। आप सब जागरूक पत्रकार लोग हैं, आप सब समझदार हैं। आप उनका संकल्प पत्र उठाइए, आप देखिए कितना पूरा किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी को आज जब नया संकल्प पत्र ला रहे थे तो पिछले संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट मौन रखना चाहिए। 2 मिनट मौन रख लेते या 5 मिनट रख लेते। 5 साल में पूरा करना था, 5 मिनट का मौन रखना चाहिए था, क्या उन्होंने पूरा ही नहीं किया। ये सरकार बनने पर इसका जवाब दूंगा। और समय पर भुगतान हो जाएगा तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जा रहा है कि किसान को न धरने पे बैठना पड़े और ना ही किसी के ऊपर परेशानी आए। हमारा लक्ष्य ये है कि किसान का समय पर भुगतान हो जाए। जब समय पर भुगतान हो जाएगा तो इंटरेस्ट के सवाल ही नहीं है। अरे वो पूरे 5 साल क्या टैबलेट देते रहे, आपको नहीं पता। जिस सरकार ने अपने, इसीलिए मैंने कहा कि अपने संकल्प पत्र के लिए इन्हें कम से कम 5 मिनट मौन रखना चाहिए था, जो पूरा नहीं किया। सर, अखिलेश जी, अब अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ है नहीं इसमें? अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ नहीं सर इसमें? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी सर्वे है जिसमें हम लोग आगे, लेकिन सर्वे ओपिनियन पोल को मैं ओपीएम पोल मानता हूं। अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या है इसमें? आप पूरा पढ़ेंगी तो आप पाएंगी हर वर्ग के लिए है और विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के लिए भी है। सर, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए कुछ? ये जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का है, प्रति वर्ष 12,000 करोड़ से ऊपर पैसा है। 12,000 करोड़ रुपए साल का। इसको डिटेल में पढ़ लेना। और मनरेगा की तरह, बिल्कुल मनरेगा की तरह। अरे भाई, देखिए, मुझे याद है जिस समय मुझे डायल 100 लागू करना था उत्तर प्रदेश में, तो सबसे जानकार आईपीएस उन लोगों को साथ लिया और प्रोफेसर वेंकट, जिन्होंने हैदराबाद में सबसे पहले शुरू की थी एम्बुलेंस सर्विस 108, उनको सरकार के साथ जोड़ करके, उनको सरकार का एडवाइजर बना करके उस योजना को समय पर पूरा किया और आज भी योजना चल रही है। और मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में मुझे मेट्रो शुरुआत करनी थी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, उस समय मेट्रो मैन श्रीधरन जी को सरकार का एडवाइजर बना करके लाए थे। तो ये जरूरी बनता है कि कई बार कुछ क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्ट से आपको मदद मिल जाती है। लेकिन कमाल के हमारे बाबा मुख्यमंत्री थे, वो सब जानते थे, उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये संविधान को
संविधान की व्यवस्था को, आउटसोर्स व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। मैं अभी टीवी नहीं देख पाया, मुझे जानकारी नहीं। कॉर्पोरेशन बनाएंगे और लाएंगे, उसके लिए भी है, पूरा डिटेल पढ़ लेना। ये निर्वाचन आयोग का अच्छा याद दिला दिया आपने। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया जहां एक विकलांग नौजवान से अधिकारियों ने वोट डलवा लिया, और उसके बाद अधिकारी लोग जो आए और पुलिस के लोग आए, उन्होंने समझाया कि अगर एक ही वोट तो पड़ा है, जब वीडियो है, हमारी शिकायत है, तो चुनाव आयोग ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और वहां का डीएम पिछले कई वर्षों से वहीं है और जानबूझ करके उस डीएम को वहीं रखा गया है, जिससे चुनाव में भी धांधली कराई जा सके। और केवल एक जिले की नहीं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पर उतर आई है और ये हर स्तर पर बेईमानी करेगी। समय समय पर हमारी शिकायत चुनाव आयोग को रहेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करे। मान लीजिए यहीं पर लखनऊ में ही कोई चुनाव लड़ रहा है, उनकी पत्नी वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या उम्मीद करते हो न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद करते हो वोट पड़ जाएंगे? क्या हमने आपने नहीं देखा कि वोट के खातिर, ब्लॉक भूमि की खातिर महिलाओं और बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए, छीन लिए गए थे? तो चुनाव आयोग को लगातार शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। जब तक अभी अब क्या करें, आपकी नहीं सुनवाई तो हमारी क्या सुनवाई होगी? लेकिन हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं चुनाव आयोग को। आप कुछ चलाइए बढ़िया ढंग से कि चुनाव आयोग कैसे लोग बैठे हैं। इसकी शिकायत केजरीवाल तक पहुंची है क्या? सॉरी, केंद्र चुनाव आयोग तक पहुंची है क्या ये जानकारी? अरे आज के जमाने में किसी को टैग कर दो, कहाँ तक जानकारी पहुंचती है। उनका ऐप है, उसमें जानकारी जा रही है पूरी, हम सब जगह भेज रहे हैं। और केवल एक नहीं, न जाने कितने पत्रकारों ने ट्वीट किया है टैग करके इलेक्शन कमीशन को। तो और क्या करें बताइए? फिर क्या है डिजिटल इंडिया? फिर ऐसा तो बकवास है डिजिटल इंडिया। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय झूठी पार्टी लिख लेना चाहिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या इन्होंने 5 साल ये सब करके दिखाया क्या? तो जिस पे भरोसा ही नहीं है जनता को, भरोसा समाजवादियों पे है, पुराना काम समाजवादियों का दिखाई दे रहा है, उस पे भरोसा जनता को है। ये मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर प्रति महीने पेट्रोल और ऑटो साल में 3 लीटर महीना बता रहे हैं। योजना के बारे में क्या? ये लगभग 500 करोड़ खर्च होगा। तो वापस कर दो, किसी और को दे देंगे, उस पर 2 लीटर हो जाएंगे। ये कौन सी बात हो गई? और साथ ही साथ साइकिल का कारखाना जो यूपी में बंद हो रहे हैं, उनके सहयोग के लिए अलग से मदद की जाएगी। इस पे विचार किया जाएगा, क्योंकि जो कमिश्नर बन रहे हैं उन्होंने अन्याय ज्यादा किया है। जो लोग ड्यूटी पे रहते रहते जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया हो, क्या उम्मीद करोगे उनसे क्या न्याय किया हो? और पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में काम किए हो, उन्हें कमिश्नर बना दिया गया हो, क्या उम्मीद करोगे जनता को न्याय दिलाएंगे? इसलिए इस पर विचार किया जाएगा। हमारा समाजवादियों का लक्ष्य हमेशा रहा कि कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो। मुझे आप बताइए, किसी पुलिस के अधिकारी से पूछ लीजिए कि रिस्पांस सिस्टम किस पार्टी ने अच्छा दिया। इन्होंने 5 साल के अंदर डायल 100 का केवल नाम बदलाव बर्बाद कर दी योजना। अगर उसमें गाड़ियां बढ़ गई होती और उसको समय के हिसाब से और ट्रेनिंग या व्यवस्था अच्छी कर दी होती, तो आज बहुत अच्छी कानून व्यवस्था होती।
भाई स्मार्ट सिटी में क्या होना जरूरी है, आप पैरामीटर्स देखिए ना क्या है। स्मार्ट सिटी में क्या है, अंडरग्राउंड केबलिंग होना है, मेट्रो होना, और चीजों को डिजिटली पेमेंट होना, पार्क्स होना, रिवर फ्रंट होना, और क्या है स्मार्ट सिटी, सीवर होना। अब वो स्मार्ट उनका वही है स्मार्ट सिटी, जान लेने वाली स्मार्ट सिटी बता रहे हो ना, क्या कर सकते हैं, हटाइए सरकार को। उसके लिए मैंने तय किया था, इसलिए मैंने कहा समय समय पर कुछ घोषणाएं की, उन सबको शामिल हम कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। वेस्टर्न यूपी में जब मैं गया तो वहां की सबसे बड़ी मांग थी कि गांव स्तर पे कहीं ना कहीं रनिंग ट्रैक होने चाहिए। समाजवादी सरकार में स्टेडियम भी बने थे, और अगर रनिंग ट्रैक भी बनाने पड़ेंगे या जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, या कहीं ग्राम सभा में जहां जमीन उपलब्ध होगी, वहां रनिंग ट्रैक अच्छे बनाए जा सकते हैं जिसमें लागत कम लगेगी। तो जहां पर जगह उपलब्ध करा देंगे गांव के लोग, वहां पर रनिंग ट्रैक सरकार की तरफ से बनाने का फैसला लिया जाएगा। उम्मीद तो यही है। उत्तर प्रदेश की कई बड़ी परियोजनाओं को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जो मदद दिल्ली की सरकार से होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की, वो नहीं हुई। उदाहरण के लिए जितने भी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, क्या भारत सरकार ने कोई बजट की मदद की है? भारत सरकार ने अपने अपने प्रदेशों में तो अच्छे एक्सप्रेसवे दिए, बजट एनएचएआई का दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसने 2 बार सरकार बनाई, उससे क्या भारत सरकार ने कोई एक्सप्रेसवे दिया? 1 लाख करोड़ का देश का बन रहा है एक्सप्रेसवे। हम ये जानना चाहते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या अन्य एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बनने थे, उसमें क्या भारत सरकार ने मदद की है? जब भारत सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, एनएचएआई का भी पैसा दूसरे प्रदेशों में जाते जा रहा है, आपके प्रदेश को नहीं मिल रहा। तो ये भेदभाव करने का काम भारत सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के साथ किया है। हमने ये कहा है कि हमारे कॉर्पोरेशंस बनाएंगे जिसमें मान लीजिए निषाद समाज, केवट समाज को जरूरत पड़ती है नाव की, उनको जरूरत पड़ती है और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उनके काम को बढ़ाने के लिए, तो उस कॉर्पोरेशन में वित्तीय सहायता 200-300 करोड़ की देनी पड़ेगी, देंगे, जिससे वो अपने समाज के, उस समाज से जुड़े हुए लोगों का काम कर सके। इससे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कहीं लोहे का काम कर रहे हैं, कहीं लकड़ी का काम चल रहा है। मान लीजिए मैं सहारनपुर में गया, 1 लाख से ज्यादा कारीगर उससे जुड़े हुए हैं लकड़ी के कारोबार से, उन्हें मशीन चाहिए आज। तो अगर हम वो कॉर्पोरेशन बना लें और उस कॉर्पोरेशन से वित्तीय सहायता देनी पड़े, उनको ट्रेनिंग देनी पड़े, जो इंटरनेशनल डिजाइन की आज डिमांड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने, उनके बारे में उन्हें जानकारी हो, तो ये कॉर्पोरेशन से वित्तीय सहायता देकर के मदद की जा सकती है। और जहां तक ये प्रतिमाएं लगाना, महापुरुषों को रखना, अपनी संस्कृति की धरोहर को बचाना, अरे रिवर फ्रंट था, याद करिए विश्वकर्मा समाज के जयंती के दिन मैंने कहा जयंती की छुट्टी भी होगी और भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति भी लगेगी। 24 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है, जितने भी हमारे महापुरुष होंगे उनको सबको 500-500 मीटर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कितने महापुरुष हो गए? 24 किलोमीटर का है रिवर फ्रंट, 12 किलोमीटर इधर, 12 किलोमीटर इधर, 24 किलोमीटर हो गया। हर एक महापुरुष को 500 मीटर दिया जाएगा। 48 सोचिए, अगर कोई बच जाए तो हमें बता देना, हम उनको भी दे देंगे। अच्छा, रिवर फ्रंट से अच्छा कुछ हो तो बताओ। और क्योंकि रिवर फ्रंट में आपको चाहिए लोग घूमने आए, कम से कम एक गेट टुगेदर की जगह हो, कुछ खाना खा सकें, बर्थडे मना सकें, फैमिली रिश्तेदार आए, दोस्त आए, घूमे बैठे,
तो कम से कम अगर भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति लगी होगी या और किसी महापुरुष की होगी तो उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए कभी हमारे थे नीरज जी, उनकी प्रतिमा हो, उनके हाथ के फुटप्रिंट हो, तो लोग देख करके जान करके समझ करके जाएंगे। तो हर महापुरुष को, क्योंकि हमारा गठबंधन ऐसा है जिसमें सब समाज के लोग हैं, तो 500 मीटर का रिवर फ्रंट हर महापुरुष के लिए आवंटित कर दिया जाएगा। आपके घर और जो ये नए नए पत्रकार आ गए डिजिटल वाले, इनके लिए भी सहयोग पॉलिसी की, क्योंकि बड़े लोगों की तो बड़ी बजट से मदद हो जाती है। अरे कुछ बात छिपी तो रहने दो। जैसे बहुत सारे अपने अच्छे पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो बाकायदा पॉलिसी ला करके उनकी भी मदद होगी। नए जमाने में यही होना है। और जो बड़े पत्रकार हैं उनके पास तो बड़ा बजट वैसे ही पहुंच जाता है, और छोटे पत्रकार सब जानते होंगे बड़े पत्रकार को कितना बजट मिलता हुआ है। 5 साल में कईयों को तो 100 करोड़ मिल गया। अब वो कम न्यूज दिखाएंगे नहीं, बनाएंगे। और मुझे याद है कि आशा भोसले जी सैफई आई थी, और कई बार बहुत सारे ऐसे लोग आते थे। उस समय प्रयास हुआ था कि लता मंगेशकर जी सैफई आए, लेकिन वो स्वास्थ्य की वजह से उस समय नहीं आ पाई थी। उनके लिए भी इटावा में, क्योंकि बहुत सारे सेंटर हैं, आगरा है, जैसे मान लीजिए आगरा में सेंटर था हमारा म्यूजियम, जिसको मैंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का म्यूजियम बनेगा, वो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ये जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, लता मंगेशकर से बड़ा कौन रहा है, जैसे 30,000 के लगभग गाने गाए हो, हजारों फिल्में गाने दिए हो, और इतना बड़ा नाम, तो अगर उनकी याद में कुछ वहां बन सकेगा तो जरूर बनाएगा। आगरा बना हुआ है ना, आगरा में तो पहले से। नहीं, सभी के लिए होगी। कहाँ बनवारी सरकार, देखिए कैमरामैन की भी बैठने की व्यवस्था कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। छोटा नेता है छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है बड़ा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा नेता तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ये जो कह रहे हैं एटीएस का सेंटर, इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब बजट, सप्लीमेंट्री बजट सब पास हो गया, बजट में क्या बजट रखा था आपने, और फिर क्या बजट था आपका? एक, इन्होंने कहा मां शाकुंभरी देवी के लिए नाम से हम शक्तिपीठ के एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या बजट था यूनिवर्सिटी में? क्या बजट दिया? एटीएस सेंटर के जो कमांडो सेंटर बनाया जाता है, क्या बजट दिया आपने? यूनिवर्सिटी मां शाकुंभरी बना रहे हैं आप, क्या बजट दिया उसमें? जब बजट ही नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, दिल्ली का भी बजट पास हुआ है, क्या जो राशन फ्री बट रहा है उसके लिए बजट रखा है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? इसका मतलब यह है कि गरीबों को केवल वोट लेने के लिए राशन दिया जा रहा है। आप दिल्ली का बजट देखिए, क्या बजट जीरो है कि नहीं है उसमें? राशन बांटने का नहीं बजट, इसलिए उनकी बातों में मत आओ आप भी, वो केवल झूठ बोलते हैं। जो सरकार अभी तक जो बन रहे थे कई फॉरेंसिक लैब, तालेग्राम में 7 या 8 फ्लोर की बनी खड़ी है फॉरेंसिक लैब, 5 साल हो गए, बताइए, ऐसी खड़ी हुई है। झांसी का फॉरेंसिक लैब अभी तक नहीं चालू कर पाए। जो सरकार 100 नंबर जो अब 112 कर दिया, उसके टायर तक नहीं बदल पाई, वो क्या एटीएस सेंटर बनाएंगे? इसलिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ। नहीं, एटीएस सेंटर, एटीएस की बिल्डिंग किसने बनाई बताओ? हमारे धीमे से चुपचाप बोल दिया उन्होंने, बनाएंगे आप? तो मैं पूछना चाहता हूं कि लखनऊ में एटीएस की बिल्डिंग किसने बनाई? किसने बनाई बताओ? देवन नहीं, मैं कह रहा हूँ लखनऊ की एटीएस बिल्डिंग किसने बनाई? आपने बनाई? तो बता दें जाके उन्हें, बाबा जी को। क्या चीज?
समाजवादी पार्टी जितने भी और मंदिर हैं वहाँ और बाबा संत गुरु हैं जो समय समय पर हमें मिले हैं, उनके लिए अलग से ट्रस्ट या जो विभाग है धर्मार्थ बजट दे करके उन मंदिरों को, उन बाबाओं के आश्रमों को सपोर्ट करने का काम करेंगे, चाहे हमें 1-1 करोड़ रुपए उन आश्रमों को देना पड़े। भाई हाजीपुर जाओगे इसलिए फ्री होगा, पहले भी किया था तिवारी सरकार में, पहले भी कर रहे थे फ्री, फिर करेंगे। उन सभीयों का मैंने लिखा है जितने बच्चे आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, बीएड वाले हों, टीटी वाले हों या रोजगार सेवक हों, उन सब की समस्या का समाधान समाजवादी सरकार में। भैया मेरा टाइम खत्म हो गया। इस सरकार ने तो जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, जिनको समाजवादी सरकार में सुविधा मिलती थी, पैसे मिलते थे, वो भी खत्म कर दी होगी। आप इस पर भी विचार करेंगे। चलिए थैंक यू। कोविड वालों सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस पे काम करेंगे। सर ये प्लाईवुड जो फैक्ट्रियां बंद हैं, सर ये जो प्लाईवुड फैक्ट्री बंद है, इसके लिए क्या किया जाएगा? नहीं, जब आप इन पॉलिसीज को लागू करेंगे तो ओवरऑल बजट में से निकाल कर ही आप इनको लागू कर सकेंगे। और जबकि हाँ, अगर 6 लाख करोड़ का देखेंगे तो 10% भी नहीं बनता उसमें। महिलाओं के लिए बात करी होगी नहीं? मुश्किल है, कोई डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ मैं अभी फतेहाबाद गया था, नहीं एतमाद को, वहाँ पर आलू को लेकर के बड़ी चिंता थी किसानों को कि कोल्ड स्टोर में आलू सड़ता है, आलू की कीमत नहीं मिल रही है। तो समाजवादी पार्टी ने और हम लोगों ने कहा कि जो एग्रीकल्चर चुनाव लड़ रहे हैं क्या कर सकते हैं। पहले जो मार्केट था, हमारा पत्रकार साथी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन उसमें हमारी मदद की कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उसमें उस समय वोडका का शेयर मार्केट में क्या था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर जा रही तो वोडका का शेयर कितना हो गया। तो अगर आलू से संबंधित कोई हमें कारखाना उद्योग लगाना पड़ा, और उद्योग कारखाना लगाने के लिए चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चिप्स हो या और चीज हो, वो लगानी पड़ी तो लगाएंगे, और चाहे सब्सिडी 100, 200, 300 करोड़ देनी पड़ी देंगे। हो गई? हाँ हो जाएगी, उनकी तो बहुत अपराधी है उधर। उनसे बच के रहिए बस। देखिए वो इसीलिए मैंने कहा डीकंजेस्ट सिटी, या जो अस्पताल हैं, जो हमारे अस्पताल बने हैं जिला अस्पताल, वो बहुत ही खराब स्थिति में है। जो जिला अस्पताल है वो खराब स्थिति में, जगह बहुत है उनके पास, लेकिन जिस समय बने थे उस समय मानक अलग थे, उस समय इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया था। तो इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो जिला अस्पतालों को भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिससे वहाँ पर सुविधाएं गरीबों को समझ सकें। और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं हमारी, जहाँ पर प्रशासनिक भवन है, एक ऑफिस यहाँ, एक यहाँ, फिर एक वहाँ है, और सब जर्जर हैं। जो गरीब आते हैं, न उन्हें बैठने की जगह है, न उनको पानी पीने की जगह है, न शौचालय अच्छे हैं। तो कम से कम गरीब जो वहाँ अपनी काम के लिए आता है, सुनवाई के लिए आता है, उसके लिए एक प्रॉपर जगह हो। अधिकारियों ने तो अपने लिए बना लिया अच्छा सब कुछ, लेकिन जो आ रहा है गरीब दूर से चल करके 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, उसको बैठने की सुविधा नहीं है। पहले इस ऑफिस में जाए, फिर उस ऑफिस में जाए, फिर उस ऑफिस में जाए। तो एक जगह ला करके, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिला मुख्यालय जगह बहुत है, पर्याप्त जगह है। मैं कई जिलों को जानता हूँ, देखा है मैंने, जगह पर्याप्त है। जैसे लखनऊ में बनाया पुलिस हेडक्वार्टर, अगर आप जाए उस हेडक्वार्टर में तो आप देखेंगे एक जगह सब सुविधाएं हैं।
और वर्ल्ड क्लास बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो आज संभव है कि 1 बाय 1 हम डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिस एक जगह लाएं, जिससे कि जो लोग हैं गरीब दूर दूर से चल करके आते हैं, उनको एक ही जगह सुविधा मिल जाए, ज्यादा परेशान ना होना पड़े और अपना आराम से वहाँ काम करके। ये कि बागी बहुत हो रहे हैं पार्टी में, जिनके टिकट नहीं हो रहे हैं, वो दाएं बाएं भाग रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो क्या जिनको अब भाई क्या कर सकते हैं उसके लिए? कोई नहीं कर सकता। अगर हम आज लाना चाहें तो भाजपा के भी भाग के आ रहे हैं, अभी भी तैयार हैं। लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि आज के बाद भाजपाइयों को नहीं लेंगे, इसलिए अगर अब अभी भी दरवाजा खोलते तो कुछ आने को अभी भी तैयार है। तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे? जो धर्मार्थ विभाग है उसी में बजट देंगे और उसी बजट से सभी जो हमारे आश्रम संत गुरु हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको धर्मार्थ विभाग अलग से सहयोग करेगा, मदद करेगा। हाँ, इसको बजट में जोड़िए। आधुनिक खंडर नहीं, जेपीएनआईसी एक सेंटर ऐसा है जहाँ स्पोर्ट्स का है और सब कुछ है उसके अंदर। एक जगह जाकर के हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई मीट करनी है वो कर सकते हैं। तो उसको बर्बाद किया, पता नहीं क्यों। उसको पुनः ठीक किया जाएगा और चालू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जो संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस में, उसको 30 करोड़ बजट दिया था और जितने गुरु थे उनको सरकारी नौकरी दे दी थी, स्कूल बंद नहीं होने दी थी। संस्कृत विभाग को जिंदा रखना, संस्कृत यूनिवर्सिटी को और अच्छा बनाना और उनके स्कूलों को चलते रहना की भी व्यवस्था समाजवादी सरकार में होगा। और मुझे खुशी इस बात की कि शायद अगर आर्किटेक्चर उस यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हम आते हैं। जो उसका आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसा है। कोविड में देखा गया था, छोड़ो ना यार, मैनिफेस्टो को पूछो, मैनिफेस्टो का वो हैं? पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, पूरी तरीके से सफाया। और पहले चरण से सफाया होते होते आखिरी तक सफाया होगा। इससे ये पेगासस आप पे भी है, वो क्या सॉफ्टवेयर है? पेगासस आप पे भी है? ये हमारे प्रतिभाशाली पेगासस है सॉफ्टवेयर। देखिए, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात यह है कि समाजवादी सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना करके दिया, जिसके किनारे लोग घूम सकते थे और क्वालिटी प्लांटेशन है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था कि उस समय एक IAS अधिकारी थे, उससे जब बातचीत होती थी तो वो चर्चा करते थे कि बाहर पेड़ों पे कितना अच्छा फ्लावरिंग होती है, ब्लूम होता है। मैंने ये कहा कि हमारे भारत में भी ऐसे पेड़ हैं जिसकी फ्लावरिंग सीजन वाइज अच्छी होती है। तो इस रिवर फ्रंट के किनारे और लोहिया पथ पे आप देखेंगे, तो जो लोहिया पथ पे ट्रीज लगे हैं वो क्रोसिया पिंक और व्हाइट फ्लावरिंग करते हैं। और रिवर फ्रंट पे जगह जगह अच्छे प्लांट लगाए थे, जिससे सीजन के हिसाब से आपको फ्लावरिंग देखने को मिले। सोचिए, इतनी अच्छी क्वालिटी का रिवर फ्रंट बना था, चाहे वो सिविल वर्क रहा हो, चाहे कोई अन्य काम रहे हो। आज भी 5 साल की बहाली के बाद भी आज भी वर्ल्ड क्लास दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के रिवर फ्रंट बहुत से सिटीज में बन सकते हैं। कानपुर है, आपका आगरा है। आगरा वर्ल्ड का सबसे पहला ये सिटी था जिसमें रिवर फ्रंट था। एक सवाल इम्पोर्टेंट है। अरे ये पूछो ना कि कहीं ने बड़े बड़े नेता, जो जितना बड़ा नेता उतना झूठ ये बर्बाद कर दी है शिक्षा व्यवस्था। दुनिया में सभी लोगों ने अपने स्कूल खोल दिए हैं। अभी आपने बोला सब है जगह बड़े बड़े स्कूल खुलने लगे नेता, हैं। बड़ा नेता। ये सरकार ने कोविड के बहाने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। अब उन्हें शुरू करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। सही। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको भी आपने कहा है कि हम दोबारा बहाल करें। 2005 के बाद बड़े पैमाने पे NPS कटे हैं और ये 12-13 साल का 11 लाख कर्मचारियों का लंबा बैकलॉग होगा, तो इसका मैनेजमेंट कैसे?
इसके पे भी चर्चा हुई है और बजट से कॉर्पस फंड बना करके दिया जाएगा। मजाक करने के लिए बैठे हैं। प्रोजेक्ट को ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं उसमें नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी भी भेदभाव का काम नहीं किया। भेदभाव मुझे याद है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार गई थी, जो उनके अच्छे काम थे एक भी नहीं रोका गया, एक भी काम नहीं रोका गया। उन जगह को भी अच्छा इस्तेमाल किया गया। जैसे 1090 बना है, मेट्रो की ऑफिस बनी है, तो जो जगह इस्तेमाल हो सकती थी की थी और किया जाएगा। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी नहीं है, जो जांच कराए, न जाने क्या क्या अफवाह फैलवाए, संस्थाओं को लगा दे पीछे। और आज भी सोचो, मैं जब भाषण सुनता हूं उनके, वो इत्र व्यापारी को अभी भी समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं। बताइए कितना समझाए, बताओ, इतने झूठे नहीं लोग। सच बताइए कि आज भी कह रहे हैं कि हमारा वो है इत्र व्यापारी, आज भी कह रहे हैं, आज भी है? नहीं, वो अलग बात है, क्या मिला हुआ? जब छापा तुम गलत मार लोगे तो दूसरा तैयार हो ही जाएगा कि हमारे आने वाला छापा। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? जब तुम अपने आदमी छापा मार रहे हो। धन्यवाद जी। और कुछ नहीं है, वो पुराने बिजनेसमैन भी आज के देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात हो, ये बातें सब होंगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता आकर के झूठ बोल रहे हैं, इनका एक एक भाषण उठाइए। तो अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बाद में क्या होगा ये बात की बात है। सबका विनाश। जो यूनिवर्सिटी थी, देखिए मैंने वो कई बार बताया आपको, कई बार आपको बताया मैंने, और आप मुझसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि हम उतना नहीं फॉलो कर पाते चीजों को, उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। जो डीएम थे वहां पर, उन्हें उत्तर प्रदेश के कैडर में रहना था, उन पे वो दबाव था कि वो वापस न चले जाए। उनसे सरकार ने कहा कि झूठा फंसाइए। उसमें बीजेपी कांग्रेस एक होकर के उनके खिलाफ साजिश की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें इतनी परेशानी में आना पड़ा, न केवल उन्हें, उनके परिवार को। और पुलिस कप्तान की जांच चल रही थी। एक पुलिस कप्तान ने दूसरे पुलिस आईपीएस पर आरोप लगाए थे कि पैसे लेन देन होकर के ट्रांसफर हुए, और उसकी जांच अभी भी चल रही है। अगर आप में से कोई पुलिस विभाग में किसी वरिष्ठ अधिकारी को जानता होगा तो आप जानकारी कर लीजिए। जांच अभी चल रही। उन दोनों अधिकारियों को एक जगह भेज करके जानबूझ करके यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना और मोहम्मद आजम साहब के परिवार को इतनी परेशानी में डालना। आप मुझे बताइए, कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहा होगा जिसने अपने ही उसमें मुआवजा उठाया हो? आप गोरखपुर में पता करिए कितना मुआवजा उठाया मुख्यमंत्री जी ने। यूनिवर्सिटी बनाई, क्या वेटलैंड जमीन को नहीं ले लिया उन्होंने? आप पता करिए यूनिवर्सिटी कैसे बनी। जो चीज आजम खान साहब ने की वही क्या मुख्यमंत्री ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने पे नहीं किया? क्या वही फैसला कैबिनेट से? अगर कैबिनेट का फैसला मुख्यमंत्री जी के लिए ठीक है तो आजम खान साहब के लिए गलत क्यों है? डीएमएसपी भेज दो। आपने देखा नहीं पुलिस का नजारा, मारते मारते व्यापारी को मार दिया। डीएमएसपी कह रहे थे उसकी परिवार के लोगों से एफआईआर मत लिखाओ, वो वीडियो भी आउट हुआ था, याद होगा कि नहीं याद है आपको? इसलिए ये सरकार बहुत झूठी सरकार है। अब झूठे लोगों के दिन कम बचे हैं। 10 मार्च से पहले ही चले जाए। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइट।